Hello everyone. Assalamu alaikum. Welcome to my program Nurture with Dr. Shafi. आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, क्या रिलेटेड इश्यूज है, पेरेंटिंग इश्यूज है, इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो हाउ टू रेज एन इमोशनली इंटेलिजेंट चाइल्ड। बच्चों में जो जज्बाती जहानत होती है उसको लेकर हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये पहले इस पे ज्यादा बात नहीं होती थी। टिल 1995 एक गोल्डमैन ने जो है किताब लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो हम बात करते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसके बातें आने लगी। लेकिन अभी भी जो है ये इतना वाइडली थॉट ऑफ या प्रैक्टिस नहीं होती, चाहे स्कूलों में हो या पेरेंटिंग इश्यूज में हो, कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। इसलिए हमने उसको सिलेक्ट किया है ताकि उसकी अवेयरनेस फिर से आए। अब जो है हमारे जो इमोशनल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस जहां मतलब जज्बात जो होते हैं, इमोशंस जो होते हैं, एक तो उसकी महत्वपूर्णता है ही, उसकी अहमियत है ही। लेकिन अगर हम जज्बात से खाली हैं, यानी हमारे पास कोई जज्बात ही नहीं है, तो वो भी सही नहीं है। एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा सेंटी होना या जज्बाती होना वो भी उतनी अच्छी बात नहीं होती। अभी फॉर एग्जाम्पल जो लोग अपने जज्बात को अच्छी तरह से समझते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं, दूसरों से रिलेट कर पाते हैं, वो कामयाब लीडर बनते हैं, टीम लीडर्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, एप्पल की हो गई, स्टीव जॉब्स फॉर एग्जाम्पल, या फेसबुक का है, ठीक है। इस तरह की बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, ये उसके जो टीम लीडर होता है उसकी सक्सेस पे निर्भर करता है। और ये लोग इमोशनली अच्छे होते हैं, इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है वो अच्छी होती है, इसलिए दे आर गुड टीम लीडर्स एंड दे फॉर्म गुड टीम्स। अब कॉन्ट्रास्ट में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल लीडर है जिसको कोई सरोकार नहीं है लोगों की तकलीफ से, पब्लिक क्या दुश्वारियों से गुजर रही है उसको पता नहीं है, या फिर वो कभी फील ही नहीं करता कि भी लोगों को तकलीफ हो रही है, या फिर लोग दंगों फसाद में मरते हैं उसको कोई फील ही नहीं होता है। तो ये दीज पीपल लैक इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो ये लोग जो है अच्छे लीडर माने नहीं जाते, लोगों के दिल में बसते नहीं। चलिए इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाने से पहले हम हमारे आज के जो खास मेहमान हैं, दिल्ली से हमने कनेक्ट किया है मैडम प्रियमवदा श्रीवास्तव जी। मैडम प्रियमवदा जो है वो एक इमोशनल वेलनेस कोच है। अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज आल्सो पेरेंटिंग कोच एंड साइबर लॉयर हैं, ये सारे हैं, लेकिन उनका जो कोर इंटरेस्ट है वो इमोशनल वेलनेस में है। प्रियमवदा जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। Thank you so much, sir. Thank you so much. It is an honor. शुरू में शायद आपने सुना होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा एक दो लाइनें आपके कोर सब्जेक्ट में अपनी दखलंदाजी की जसारत की है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका ये बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस। हम तो अब तक तो सुनते थे कि भाई इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो आईक्यू होता है उसकी असेसमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन था, उसकी बहुत ज्यादा आईक्यू होती थी। या फिर जब हम कोई मेंटली चैलेंज जो बच्चे होते हैं उनकी जो आईक्यू असेसमेंट करते हैं तो एक पता चलता है कि भाई हाँ इनका 70 है, इनका 80 है, 90 है, 100 है। इस तरह का एक आईक्यू स्कोरिंग होती है। बेस्ड ऑन दैट उनका इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज भी हमें पता चलती है। लेकिन एक इमोशनल इंटेलिजेंस एक टर्म जो है, हो सकता है कुछ लोगों को नया लगे, तो आप कुछ बताना चाहेंगे भाई क्या है ये टर्म? जी जरूर सर। तो आईक्यू एक अलग चीज है और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, जो हम सब जानते हैं, हम सब महसूस करते हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो हमारे साथ ही चलता है। जैसे इंटेलिजेंस क्वोशंट जो होता है आईक्यू, वो आप अगर एकेडमिकली देखिए या कोई टेस्ट दीजिए या पढ़ाई से रिलेटेड उसे लोग कनेक्ट करते हैं। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपको परिवार के साथ सोशलाइज करने में, लोगों से मिलने में, नौकरी में, स्कूल में, हर जगह काम आता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस किसी इंसान का, उसकी एबिलिटी होती है, उसका तरीका होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं, ये ख्याल रखते हुए कि सामने वाली की फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करें, उसे उतना ये किसी भी इंसान का जैसे कहते हैं ना सेट ऑफ स्किल है, ये एक आर्ट है जो लोग डेवलप करते हैं।
और इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा इंटेलिजेंस है जिसे मैं कहती हूँ कि ये एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है। जैसे जैसे आप सिचुएशंस आते हैं, जैसे जैसे तरीके आते हैं, आप चीजों को समझते हैं और आप उस हिसाब से अपने आप को ढालते जाते हैं। अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे मैनेज करना है, वो हर रोज आप सीखते हैं। सो इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसका मतलब ये है कि इस स्किल को सीखा जा सकता है, इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। बिल्कुल, आप इस स्किल को कभी भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप हर रोज इस स्किल को इम्प्रोवाइज करते रहते हैं। हमारे जैसे दर्शक ये मैं जान, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, नहीं 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 प्लीज गो नहीं अहेड प्लीज, जी। या मैं वही बोल रही थी कि जैसे एक बच्चा, अगर कोई टॉडलर है, कोई 1.5 साल का बच्चा है, 2 ढाई साल का बच्चा है, वो किसी सामान के लिए जिद करता है। जिद करने में वो एक्सप्रेस करता है रोना। ठीक है। वही बच्चा जब 5 साल का हो जाता है तो वो अपने इस इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रोवाइज करता है। रोने के साथ वो चीखना भी शुरू कर देता है कि उसकी बातें लोगों तक पहुंचे। अब वो उसकी स्मार्टनेस है कि वो उसे कैसे ढाल रहा है। अपना एक्सप्रेस करने का तरीका है, मैनेज करना तो हमें सिखाना है। सही सही। तो ये सिर्फ बच्चों से रिलेटेड है या इवन अडल्ट, बड़ों में भी ये फैक्टर पाया जाता है कि भाई हाँ हमें जरूरत पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग लकी हैं डॉक्टर शफीक कि हम लोग इंडिया में जन्मे हैं। यहाँ इमोशनल कोशेंट हमारा और देशों से हाई है, और मैं ये बहुत प्राउडली कहती हूँ कि हम लोग इमोशनली ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं आपको पुराणों में ले जाऊं और रिलीजियस बुक्स में ले जाऊं, तो जो लोग अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते थे, इमोशन स्पेशली अपने नेगेटिव इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते थे, वो क्या बनते थे? वो, उन्हें आपके रिलीजियस टेक्स्ट में क्या बोला गया? राक्षस। जो मैनेज कर पाए वो क्या बने? वो सेंट बने या देव बने। तो इट इज नॉट दैट कि सब वो अचीव कर लेते। तभी मैंने बोला इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज नॉट मतलब हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम लोग अचानक से देवी देवता बन जाए, वो नहीं। लेकिन हाँ, हम इंसान हैं और हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से उसे ढालना है। चाहे वो खुशी हो या गुस्सा हो, उस पर काबू पाना है और उसे उसी हिसाब से एक्सप्रेस करना है। जी, जब आप पुराणों की बात की तो मुझे याद आया कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उन्होंने कहा कि भाई सबसे ताकतवर यानी द पावरफुल पर्सन इज नॉट द वन हु इज बल्की एंड मस्कुलर एंड मैक को, ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो अपने गुस्से की हालत में अपने आप को जो कंट्रोल करता है ना, ही इज द पावरफुल। तो ये जो Exactly. हमें स्पिरिचुअल लेसन्स मिलते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं हमें वो इमोशनल वेलनेस की तरफ हमें आसान कर, बिल्कुल। रास्ता जो है हमारा आसान करते हैं। चलिए जी हम आगे बिल्कुल बढ़ते हैं। सही। जब आप कह रहे थे कि भाई हाँ ये सिर्फ बच्चों का नहीं है, इवन अडल्ट्स एंड बड़े लोगों के लिए भी जरूरत होती है, तो क्या हम दर्शकों को बता सकेंगे कि भाई हमने टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया कि भाई व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट, वेदर वो चाइल्ड हो, टीनेज हो, अडल्ट हो, कपल्स हो, कोई भी। तो भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके बेनिफिट्स क्या होते तो मैं 4 पॉइंट्स आपको इसके लिए बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो जैसा आपने खुद ही ये शुरुआत की थी कि इंटेलिजेंस क्वोशंट सुना है, इमोशनल क्वोशंट नहीं सुना है। तो अगर आप गौर करिएगा तो जिस बच्चे का, जिस इंसान का इंटेलिजेंस क्वोशंट हाई होता है, उसे हमेशा इमोशनल क्वोशंट के साथ लिंक किया जाए। और अगर उस इंसान का इमोशनल क्वोशंट भी हाई है तो वो ज्यादा अटेंशन पे कर सकता है। अगर बच्चा है तो स्कूल में ज्यादा इंगेज्ड और इन्वॉल्व रहता है। हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस अगर ज्यादा है तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो बच्चे जिनका ईक्यू आईक्यू के साथ स्ट्रॉन्ग है या हाई है, वो बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके ग्रेड्स ज्यादा अच्छे आते हैं। दूसरी चीज है, रिश्ते अच्छे बनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कब खुशी जाहिर करनी है, कब किसी का सहारा बनना है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं या ऐसे अडल्ट जो होते हैं, वो अपनी लड़ाइयों को, अपने झगड़ों को, अपनी गहरे दोस्ती को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। तीसरी चीज है, अक्सर जो बच्चा बचपन में इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहता है, वो बड़ा होकर ज्यादा सक्सेसफुल होता है। इसका एग्जाम्पल आपने खुद भी दिया। जितनी बड़ी कंपनियां, जैसे मैं
फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को ही अगर उठाऊं, तो आपने नोटिस किया होगा उनके शुरुआती इंटरव्यूज अगर आप देखिएगा, तो वो उन्होंने अपनी नर्वसनेस पे काबू पाया पब्लिक अपीयरेंसेस में। दिस इज, ये इमोशनल क्वेश्चन था उनका, ये इमोशनल इंटेलिजेंस था उनका जो उन्होंने डेवलप किया। अब आज वो कहीं भी खड़े होके कुछ भी बोल देते हैं, अब उनकी शक्ल पे उतनी घबराहट नहीं आती है। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली आज की भागदौड़ की जिंदगी में, इमोशनल इंटेलिजेंस पर ध्यान देने से आपका मेंटल हेल्थ दुरुस्त रहता है। क्योंकि आजकल इतनी सारी चीजें एक साथ है, चुटकियों में आजकल तो बच्चे भी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। कोविड के टाइम में, लॉकडाउन में, जब किसी से कोई मिल नहीं पा रहा था, तो मेरे पास तो हर दूसरा केस ही आ रहा था डिप्रेशन का, और उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनके तरीके बदल गए, व्यवहार बदल गया। तो मेंटल हेल्थ को इमोशनल इंटेलिजेंस बैलेंस करके रखता है। प्रियंवदा जी, अगर हम मिसाल के तौर पर जैसा आपने कहा कि भाई हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप होते हैं वो बेटर होते हैं इफ एटलीस्ट बोथ ऑफ देम, और इफ नॉट बोथ, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इमोशनली इंटेलिजेंट, ताकि वो एडजस्टमेंट चलती रहे, दो पहियों वाली गाड़ी जो है वो ट्रैक पे रहे। हम दर्शकों को यहाँ बताना चाहेंगे कि भाई जब तक ये जो हस्बैंड वाइफ जो है वो स्टेबल नहीं रहेंगे अपने इमोशंस को लेकर, वो अपने बच्चे की परवरिश जो होती है, अपब्रिंगिंग जो होती है, नर्चरिंग जो होती है, वो सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक। तो ये इसकी महत्वता यहाँ हमें जाहिर होती है कि चूंकि हमारा प्रोग्राम का नाम नर्चर है, तो उसका मतलब ये है कि जो भी फैक्टर्स नर्चरिंग पे अफेक्ट करते हैं, गुड और बैड, उस टॉपिक्स को हम लाते हैं ताकि बच्चों की अच्छे से नर्चरिंग हो, अपब्रिंगिंग हो, नशोनुमा हो, परवरिश हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियंवदा जी, जरा अगर पेरेंट्स, आई एम श्योर पेरेंट्स आर वाचिंग दिस प्रोग्राम, तो वो जानना चाहेंगे, ठीक है साहब आपने बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है और उसको, उसके फायदे क्या है, अब वो जानना चाहेंगे कि भाई हम कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने बच्चों के अंदर। राइट, जी सर। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि कैसे डेवलप किया जा सकता है, मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं बच्चों को ये सिखाने के लिए। तो मेरे 11 साल के कोचिंग करियर में मेरे पास 3 तरीके आए हैं सर। पहला तो है रिप्रेशन। रिप्रेशन होता है कि बच्चा एक्सप्रेस करना चाह रहा है अपनी फीलिंग, और हम उसे चुप करा देते हैं। बच्चा चीख रहा है, रो रहा है, कुछ अटेंशन ग्रैब करना चाह रहा है, पेरेंट्स से कनेक्ट होना चाह रहा है, और हम उसे डांट टपट के कोने में खड़ा कर देते हैं कि क्या नॉनसेंस कर रहा है। तो वो 40% घरों में ये तरीका अपनाया जाता है, अभी रोना हम बंद उसे करो। सुनते नहीं कि भाई क्या बोलना चाह रहा हाँ, हो, ये सुनते नहीं। हाँ सर, बस हम उसे शट डाउन कर देते हैं। जैसे टीवी ऑन ऑफ होता है ना, हमें लगता है जो आवाजें आ रही हैं, जो हमें हमारे कान को भेद रही है, उन आवाजों को कैसे भी करके बंद कर दो, और उसके लिए हम बच्चे को चुप करा देते हैं। और ये भूल जाते हैं कि ये जो हमने बच्चे को चुप करा दिया, उसे हमने शांत नहीं किया है, वो फीलिंग्स वही है। दूसरा जो तरीका अक्सर हम लोग अपनाते हैं वो होता है कि हम उसे अग्रेशन में डेवलप करा देते हैं। बच्चा हमसे छोटा है, हमारा तरीका है कि हम ज्यादा पावरफुल हैं तो हम उसे डरा देंगे, हम उसे धमका देंगे, हम उसे नए एनवायरनमेंट में उठाकर बिठा देंगे बिना ये सोचे कि चलो हम पावरफुल हैं। बच्चे को पावरलेस प्रूव करना है हमें। ये अक्सर, अगर बच्चा गलती करे, पेरेंट्स का डांटना ही ये है, वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि हम स्ट्रांग है और कुछ नहीं है। और ये जब हमारा अग्रेशन ऊंची शब्दों में निकलता है, तेज निकलता है, हम बच्चे को बोलते हैं बहुत ट्रबल करते हो यार, बड़े नॉटी बच्चे हो, सुनते नहीं हो, सबके सामने बेइज्जत कर देते हो, ये हमारा बुलिंग बिहेवियर है जो हम अनजाने में करते हैं। कोई भी पेरेंट ही जानबूझ के नहीं करता है। हो सकता है ऑफिस से हम गुस्से में घर लौट कर आ रहे हैं और वो सारा गुस्सा बच्चे के ऊपर निकल गया, ये हमने प्लान नहीं किया था, लेकिन उस अग्रेशन में हम अपने बच्चे को वोल्केनो बना रहे हैं, ज्वालामुखी बना रहे हैं। क्योंकि बच्चे के अंदर वो जो फीलिंग है, वो एंगर है, वो पावरलेसनेस जो है, वो अंदर रह गई उसकी, और वो हमारे सामने नहीं निकलेगी, लेकिन हो सकता है अपने छोटे भाई बहन पर निकल जाए, दोस्तों पर निकल जाए, और हमने जो बच्चे को दिखाया, हम अपने बच्चे को वैसा बनाकर छोड़ देते हैं। और तीसरा जो तरीका है
कि हम अपने बच्चे को सिखाते हैं कैसे एक्सप्रेस करो, हम उसे एक्सप्रेस करने देते हैं। आपने बहुत पेरेंट्स को सुना होगा सर, आप तो खुद पीडियाट्रिशियन है, कि वो बदमाशी करते हैं ना, हम लोग करने देते, समझ में नहीं आता उस टाइम की क्या करे, हो सकता है अनजाने में ही, लेकिन वो बच्चे को वो स्टैंड दे रहे हैं कि वो फ्रीली अपनी बातें बोल सके। सही। तो बच्चा सॉरी इस फीलिंग को वेलकम करता है कि इट इज ओके टू एक्सप्रेस कि मैं कैसा हूं, मुझे आपकी बात खराब लगी, मुझे आपकी बात अच्छी लगी, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे भूख लगी। बच्चे ये सारी चीजें कंफर्टेबली बना दे रहे हैं, उसे लगता है कि फीलिंग्स आर टू बी वेलकम्ड, फीलिंग्स का स्वागत किया जाता है और वो अपनी फीलिंग्स को पहचानने लगता है। सही। तो बेसिकली आज तक हम लोग ये 3 तरीके से डील करते हुए आ रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग इसे कैसे ज्यादा अच्छे तरीके से और इम्पोर्टेंट बनाकर और अच्छे से डिजाइन करके, हर चीज समय के साथ अपडेट होती है, इसे और अपडेट करके अपने बच्चों को कैसे सिखाएं और उनके इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप करें। जी, तो आगे बढ़ने से पहले आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अब तक जो है सिर्फ हमारी मतलब हमारे बच्चों का प्रॉब्लम नहीं था, वो हमारा भी प्रॉब्लम था, बिकॉज हमारी वो नर्चरिंग उस तरह से नहीं हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह से नहीं हुई कि भाई अपने आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, दूसरे सामने वाले के इमोशंस को कैसे समझना है, इस तरह की जो हमारी अपब्रिंगिंग है नहीं होने की वजह से वो कपल जो है वो अपने आप को उस तरह से संभाल नहीं पाते हैं बच्चों के सामने, और अपने इमोशंस जो है वो जाहिर करते हैं। बच्चा वही अब्सॉर्ब करके वो अल्टीमेटली वो गलत राह पे चला जाता है। सर इसके लिए मैं अपब्रिंगिंग को दोष नहीं देती हूँ, समहाउ हमारा स्ट्रक्चर ऐसा था कि हमें इमोशनल एंगल पर भी काम करना है, ये किसी ने बताया नहीं, इसके लिए कहीं अलग से ट्रेनिंग नहीं दी गई। दूसरी बात, बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि हम अपनी परेशानियों को अपने रिश्तों के बीच में लाते हैं, और वो परेशानियां क्योंकि हमें अपने इमोशंस मैनेज करने नहीं आते हैं, इसलिए हम उसे मैनेज करके बच्चों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। सही। हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जैसे बहुत अच्छे परिवार से हो, जहां मदर ने कभी अपने बच्चों पर हाथ भी नहीं उठाया हो, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को पीट रहे हैं। सही। वो इसलिए नहीं पीट रहे हैं क्योंकि उन्होंने पिटाई खाई, वो इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने इमोशंस को मैनेज करने नहीं आता। सही। सही। और बच्चे वही सीखेंगे वहाँ। हाँ, फिर बच्चों के लिए वो नॉर्मल हो जा रहा है सर, सही। उन्हें लगता है कि ठीक है यार, 1-2 थप्पड़ लगा दिया तो क्या प्रॉब्लम है, नॉर्मल है, चलो करके देख लेते हैं। हाँ, तो वो क्योंकि उन्होंने वही देखा। कोई सर, जैसा मैंने बोला कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो हम वही देखते हैं, वही सीखते हैं जो हम फील करते हैं। अगर हम खुद मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हम बच्चों को मैनेज करना नहीं सिखा सकते। सही। क्या ये सिर्फ पेरेंट्स का इश्यू रहेगा या इवन टीचर्स के लिए भी लागू होता है? ये हर इंडिविजुअल के लिए लागू होता है, हर व्यक्ति के लिए लागू होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। वो किसी भी जेंडर के हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, हर किसी के लिए जरूरी है सर। ये सिर्फ नेगेटिव इमोशंस के लिए नहीं है, खुशियों के लिए भी। जैसे किसी को हंसी आ रही है, अब वो हंसी ही नहीं रोक पा रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा स्कूल में, छोटे में मेरे साथ भी काफी बार हुआ कि हंसते हंसते पानी पीते पीते पानी ही मुंह से निकल गया क्योंकि हंसी नहीं कंट्रोल हो पाई। तो ये ये कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक इमोशन है जिसे मैनेज करना आना चाहिए। जी। जी, हमारे जो दर्शक हैं बहुत उत्सुक, क्या बोलेंगे उसको, ईगरनेस से वेट कर रहे हैं कि भाई आप टिप्स बताएं कि भाई हम अपने बच्चों में वो इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, वो स्किल कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। जी। जी जरूर सर, बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो आपको अपने इमोशंस पर काबू होना चाहिए, या आप अपने ऊपर भी आजमाएं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो इमोशंस को आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है। अगर आपको अपनी सही इमोशन की पहचान ही नहीं है तो आप उसे सही दवाई नहीं दे सकते। अगर बीमारी डॉक्टर्स को सही तरीके से पता है तभी वो एंटीबायोटिक सही दे पाएंगे। तो डायग्नोसिस सही होना चाहिए। अगर गुस्सा है तो गुस्सा पता होना चाहिए, अगर दुख है, उदासी है तो वो पता होना चाहिए, खुशी है तो वो अलग होनी चाहिए।
जैसे तो इसलिए सबसे पहले आपको, आपके लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चे की इमोशनल वोकैबुलरी को बढ़ाइए। जैसे तो इमोशंस को आजकल मैंने, लेबल देना है, लाइक आई एम सैड, आई एम अपसेट, जो भी हाँ हाँ, है। बिल्कुल उसे लेबल करिए कि, और सॉरी, लेबल करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि मैंने सबको देखा, बच्चा गुस्सा भी, यू आर अपसेट, बच्चा दुखी भी है, यू आर अपसेट। इट इज नॉट दैट, सिर्फ अपसेट नहीं होता है, बहुत सारे इमोशंस है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, एंगर है, मतलब खुश है, दुख है, गुस्सा है, उदासी है, रोना है, चिड़चिड़ाहट है, बेचैनी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप खुद पहचानिए और फिर बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ाइए ताकि वो आपको बता सके कि एग्जैक्टली उन्हें क्या परेशानी। दूसरी चीज है कि अपने बच्चे से एम्पथाइज करें। एम्पथाइज मतलब उन्हें उन्हें हमेशा ये महसूस होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए आपका सहारा है। आपको हो सकता है चीजें ना समझ में आए, आपको बच्चे की बात से आप अग्री ना करें, लेकिन उस समय आपका उनके साथ होना ज्यादा जरूरी है। जी बच्चा रो रहा है, ठीक है, चलो तुम रो लो, मैं हूं यहाँ, जब रोना बंद हो जाएगा तब बताना, लेकिन रो लो ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। सही। अपने बच्चों की फीलिंग्स को सुनिए। आज के डेट में जब हमारे पास मोबाइल है, आईपैड है, लैपटॉप है और ऊपर से ऑफिस भी घर पे है, तो हमें क्या लगता है कि हम ये भी कर लेंगे, मल्टीटास्कर तो हम हैं भी, खाना भी बना लेंगे, बच्चों को भी देख लेंगे, उन्हें सुन भी लेंगे, उनके साथ खेल भी लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम बटे हुए रहते हैं। सही। तो जब आपका बच्चा आपके पास अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने आ रहा है, कुछ शेयर करने आ रहा है, चाहे वो खुशी हो या दुख हो, गुस्सा हो या बेचैनी हो या डर हो, उसे आप सुनिए। हो जी सकता है आप कोई उसे इंस्टेंट उपाय ना दे पाए, लेकिन आपका सुनना ही उसके लिए उस जख्म को भरने का काम करना शुरू कर देगा। फिर आपको अपने बच्चे को उस परेशानी से उबरने का तरीका बताना होगा, क्योंकि वो तो आपको देख रहा है। अपने बच्चे के हीरो आप हैं, वो किसी और को देखकर नहीं सीख रहा है। अगर डर लग रहा है तो उसे एक दो हल्के फुल्के रास्ते सुझा दीजिए, उसके लिए वही वो सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब मैं एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे आ, जो वैद्य लोग होते थे पुराने जमाने में, और कुछ कुछ लोगों को वहम होता है कि मुझे ये परेशानी, मुझे ये बीमारी है। तो किस्सा है कि वो हर बार एक दो चीनी का दाना दे देते थे एक इलायची दाने के साथ, कहते थे यही तुम्हारी दवाई है। वो दो चीनी और इलायची दाना खाकर इंसान को लगता था कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ। हो सकता है ऐसा कोई नुस्खा आपके काम भी आ जाए। सही। आपके बच्चे का डर, उस वो जो है वो उसके इमेजिनेशन में है, उसे दूर भगाने का तरीका आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। सही। ऐसा करने से आप बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करिएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मतलब अगर कोई परेशानी आई है तो उसे कैसे हल करना है, उसका रास्ता कैसे निकालना है। आप इसके साथ साथ बच्चे को ये भी सिखा दीजिएगा, और आपके बच्चे को पता चलेगा कि अगर कोई ओवरवेलमिंग इमोशन है, कोई ओवर पावरिंग इमोशन है, उसे वो कैसे मैनेज करें। जी सर। वरना अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम खुद पैनिक हो जाएं और नर्वसनेस में हम चले जाएं, तो शायद बच्चा भी वही हमसे सीखेगा कि भाई अगर प्रॉब्लम आती है तो ऐसे बिहेव करना है। अल्टीमेटली ही इज आल्सो ग्रोइंग एज ए नर्वस पर्सन। तो ये मेरे राइट। ख्याल में हमें खुद अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत है बिफोर वी वांट टीच समथिंग टू आवर किड्स। ये आप कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। जी 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 जी। और कोई टिप्स देना चाहेंगे आप पेरेंट्स को कि भाई अपार्ट फ्रॉम कि भाई एक तो खुद हमें अपने आप को ठीक कर लेना है, एट द सेम टाइम दूसरा एक के इमोशंस को आप लेबल कर रहे हैं, फिर उनके साथ एम्पैथाइज कर रही हैं, एम्पैथी भी बता रहे हैं। ऐसा कुछ और जो चाहे आप टीचर्स को आप कोई टिप देना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो या तो ज्यादा टाइम घर पे होते हैं या फिर स्कूल में होते हैं, ठीक है ना। तो टीचर्स के साथ, क्योंकि बच्चे टीचर्स को भी आइडलाइज करते हैं ना कि भाई हाँ मेरे फेवरेट टीचर ये है एंड वॉट एवर शी इज डूइंग वो सीखते हैं। तो अगर टीचर्स भी जो है अगर अपने इमोशंस को ठीक से समझ नहीं पाते हैं या फिर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं या फिर सामने वाले के इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं, मेरे ख्याल में बच्चे वहां से भी थोड़ा गलत सबक लेके घर जा सकते हैं। क्या ऐसा ही है?
जी सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। और इसमें मैटर करते हैं, इसमें मैं टीचर्स को ये बोलना चाहूंगी, चाहे बच्चा प्री स्कूलर हो या बच्चा 8-10 साल का हो, बच्चों को भाषा से पहले बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज हमेशा अफेक्शनेट होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज हमेशा ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को लगे कि अगर वो गलती कर रहा है कुछ, तो उसे डरना नहीं है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है। सेल्फ अवेयरनेस ये या तो माता पिता डेवलप कराते हैं या फिर टीचर डेवलप कराते हैं। लेकिन अगर टीचर का बॉडी लैंग्वेज ऐसा रहेगा कि बच्चा उनसे बात करने में कतराएगा, तो बच्चे के अंदर एक दूसरी ही भावना घर कर जाएगी और फिर वो खुल नहीं पाते हैं। और जब खुल नहीं पाएंगे तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं आएगा उन्हें। जी प्रेमदा मैडम, तो चूंकि हमारा टाइम निकल रहा है, बिफोर क्लोजिंग आई जस्ट वांट टू आस्क कि भाई हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि भाई आप किस तरह की सर्विस दे रहे हैं, किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, ताकि जो भी आपसे कनेक्ट करना चाहे तो एटलीस्ट दे नो कि भाई हाँ फला फला केस के लिए आपके पास आ सकते हैं। जी जी जरूर सर। तो मैं 1-to-1 काउंसलिंग भी देती हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हो या पेरेंटिंग इश्यूज हो, चाइल्ड काउंसलिंग हो, ये सारी चीजें करती हूँ मेरा। और मैं ग्रुप सेशंस भी देती हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स या कॉरपोरेट में मैं इमोशनल वेलनेस का सेशंस लेती हूँ। मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है लेट्स ब्रोच के नाम से, तो आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी पा सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट है www.letsbroach.com। उस पर जाकर लोग मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए। हमारे दर्शक आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ आपसे फायदा उठाए होंगे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू मैम once again for your valuable थैंक यू सर। suggestions and tips for the parents. Thank you so much.